नमस्कार दोस्तों, मैं BS राजावत और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स व्याख्याता कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर्स SST कर रहे हैं, RA की कर रहे हैं, SO की कर रहे हैं, ASO की कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी एग्जाम से कॉमन टॉपिक है, उनके प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आया हूं और बहुत ही शानदार प्रश्नों की मैं बात आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है नेशनल इनकम। ये जानबूझ के लिया है क्योंकि ध्यान रखना, कॉमर्स व्याख्याता में भी नेशनल इनकम के आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स व्याख्याता में भी लगभग 5 प्रश्न आएंगे। SST में लगभग 4 प्रश्न हैं, वो इसके आते हैं। ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने नेशनल इनकम वाला टॉपिक लिया है और एक एक करके हम प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। बेटा, 3 स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये पूरे वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय आय होती क्या है? हमने पढ़ा है एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य का योग। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह उपाय है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय है, ये प्रवाह उदाहरण है। क्यों? क्योंकि प्रवाह का संबंध किससे होता है? ध्यान रखना, जिसके साथ में समय जुड़ा हो, एक दिन हो, एक माह हो, एक वर्ष हो, उसको प्रवाह कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और चूंकि राष्ट्रीय आय की गणना अपन कितना करते हैं, एक वर्ष की अवधि, एक निश्चित टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बात करते हैं, इसलिए प्रवाह उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। फिर भारत में उत्पाद और आय विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया जाता है। देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। मोस्टली राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है, पर जो निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का प्रयोग भी होता है। तो आय विधि और व्यय विधि काम में आती है, तो ये भी सही है। तो यहां था कि ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है। राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह उदाहरण है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद और आय विधि का प्रयोग है, वो किया जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो भी उत्तर देते रहिए और अपने मित्रों को भी ये शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार और जानदार ये सेशन होने वाला है। इससे कॉन्सेप्ट के प्रति आपकी समझ उत्पन्न होने वाली है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में, यानी जीएनपी के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें भौगोलिक सीमाओं का प्रतिबंध शामिल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जीएनपी भौगोलिक सीमाओं से संबंधित नहीं होता है। जीएनपी में हमारे देश के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुएं सीमा के अंदर, और सीमा के अंदर है जब तक तो जीडीपी है, और इस जीडीपी में हम एनएफआई को जोड़ते हैं, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं, तब जाकर के ये क्या बनता है? जीएनपी बनता है। तो जीएनपी का संबंध है कभी भी भौगोलिक सीमाओं से नहीं होता है। जीएनपी भौगोलिक सीमाओं, जीएनपी पर भौगोलिक सीमाओं का प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है, सकल घरेलू उत्पाद के अलावा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें NFIA है वो शामिल होता है, तो सही बात है। यदि
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक है, यदि NFIA धनात्मक है तो बेटा NFIA धनात्मक होता है तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में GNP ग्रेटर देन GDP होता है। GNP का मूल्य ज्यादा होता है, GDP का मूल्य कम होता है। जबकि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यदि NFIA धनात्मक है तो सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। जबकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर NFIA धनात्मक है तो GDP ग्रेटर देन GNP होता है, जो गलत है। ध्यान रखना, ये तो कब होता है, ये तो तब होता है जब NFIA क्या हो, ऋणात्मक हो। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, गलत। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निश्चित तक नहीं होता। GNP है, ये राष्ट्र भी हो गया और राष्ट्र के बाहर भी हो गया। तो इसमें कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से कौन से कथनों पर विचार करें। तो देखो, इसमें भौगोलिक सीमाओं का प्रतिबंध शामिल नहीं है, तो सही बात है, भौगोलिक सीमाओं का प्रतिबंध इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि इसका संबंध देश और देश की सीमाओं के बाहर तक होता है। सकल घरेलू उत्पाद के अलावा विदेशों से शुद्ध साधन आय भी सम्मिलित होती है, तो सही बात है, ये भी इसमें NFI सम्मिलित होता है। यदि विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय धनात्मक हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य ज्यादा होता है, ये गलत है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया, सही उत्तर हो गया बेटा 1 और 2, पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है हस्तांतरण भुगतान से तात्पर्य ऐसे भुगतानों से होता है जो। बेटा पहले तो ध्यान रखना, हस्तांतरण भुगतान है, इसको दो नाम और है दें, इसको एक पक्षीय भुगतान भी लिख सकता पेपर सेटर, और इसी को अंतरण भुगतान भी लिख सकता है। और एक पक्षीय अंतरण या हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, ऐसे भुगतान जो आपको मिल रहे हैं परंतु उसके लिए आपने किसी प्रकार की वस्तु या सेवा नहीं दी है, न तो आपने कोई वस्तु उत्पादित की, न आपने कोई सेवा की, और फिर भी आपको पेमेंट के रूप में मिल रहा है, वो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। तो बेटा हस्तांतरण भुगतान क्या होगा, उत्पाद और सेवाओं के विनिमय के बिना, न तो आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया, न कोई आपने सेवा की, और फिर भी आपको भुगतान के रूप में मिल रहा है, वो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। वो एक पक्षीय भुगतान कहलाता है, वो अंतरण भुगतान कहलाता है। और ये भी ध्यान रखना, हस्तांतरण भुगतान कभी भी GNP का पार्ट नहीं होते हैं। और हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण भी ध्यान रखना, जैसे बेरोजगारी है, छात्रवृत्ति है, पेंशन है, सब्सिडी है, उपहार हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये एक पक्षीय या हस्तांतरण भुगतान होते हैं और ये कभी GNP का पार्ट नहीं होते हैं। देखिए, मजदूर का एक नौकर को एक नौकरी मिल रही है, कर्मचारी को मुआवजा मिल रहा है, ये हस्तांतरण भुगतान है। वस्तु या सेवा के बदले मिले, वो द्विपक्षीय भुगतान है। और ध्यान रखना, बिना किसी वस्तु या बिना किसी सेवा के मिले वो हस्तांतरण भुगतान है। उत्तर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकली कथन है। नकली का मतलब निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं, देखें, बाजार मूल्य पर NNP, बाजार मूल्य पर NNP का मतलब हो गया NNP MP। बाजार मूल्य पर NNP यानी क्या है, NNP MP बराबर बाजार मूल्य पर GNP, बाजार मूल्य पर GNP MP माइनस डेप्रीशिएशन। तो सही बात है। अरे भाई, ग्रोस में से डेप्रीशिएशन घटाते हो तो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। तो ये तो सही समीकरण है। दूसरा दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP बराबर GDP प्लस NFIA। तो ये भी सही है। अगर GDP में विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं तो वो बेटा क्या बन जाता है, GDP में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ते हैं तो GNP बन जाता है। ये समीकरण भी सही है। तीसरा है बाजार मूल्यों पर GDP, बाजार मूल्यों पर GDP यानी GDP MP बराबर दे रहा है बाजार मूल्यों पर GNP, GNP MP
प्लस NFIA, तो ये गलत है बेटा। जीडीपी निकालनी हो तो जीडीपी निकालने के लिए जीएनपी में से NFIA माइनस होता है, जबकि यहां प्लस दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये समीकरण गलत है, उत्तर तो हो जाएगा सी। चौथा आप देखो, कारक लागत पर एनडीपी यानी एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी बराबर जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये भी सही बात है। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है, तो यहां सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, एस विवेकानंद संस्थान है, इसमें आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट है, आरए की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, इसका आगाज हो चुका है, 18 मई से टेस्ट सीरीज चली है और 3 टेस्ट सीरीज हैं वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है और 5 टेस्ट सीरीज हैं ये होना बाकी है। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, आरए का पेपर दे रहे हैं, तो वो एस विवेकानंद की टेस्ट सीरीज है, इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। टेस्ट का टाइम है 11 से लेकर के 1:30 बजे तक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के ऊपर ये टेस्ट सीरीज है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है और ये एस विवेकानंद संस्थान के कॉन्टेक्ट नंबर है जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, निम्नलिखित में से किसे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करने के लिए अंतिम वस्तु के रूप में नहीं गिना जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान देना, वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतिम, एक होती है मध्यम। सबसे पहली बात, ऐसी वस्तु जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, उत्पादन प्रक्रिया में है, अभी तक वो अंतिम उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुंची है, तब तक उसको मध्यम वस्तु कहेंगे। और यदि कोई वस्तु उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो गई, उसमें अब अन्य कोई मूल्य जुड़ना शेष नहीं रहा, तब जाकर के वो कौन सी बनती है, अंतिम वस्तु बनती है। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, मध्यम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम वस्तु कौन सी नहीं है, तो एक टूटी हुई खिड़की को ठीक करने के लिए उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया कांच, उपभोक्ता खुद खरीद रहा है तो अंतिम है। एक नए घर के वाणिज्यिक निर्माता द्वारा खरीदे गए कांच की सीट, बेटा एक बिल्डर है, वो मकान बना रहा है और उस मकान को बनाने के लिए वो खिड़कियों में कांच लगाने के लिए कांच खरीद के लाया है, तो ये अंतिम नहीं है, ये मध्यम है। क्यों? क्योंकि अभी एक मकान कंप्लीट होगा, इसका रंग रोगन होगा, उसके बाद में ये बेचेगा, तो ये अंतिम नहीं है, ये कौन सा है, ये मध्यम है। तो ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु प्रोसेस में है तब तक वो मध्यम है, प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो गई, उसमें अब कोई मूल्य जुड़ना शेष नहीं रहा, तब जाकर के वो कौन सी वस्तु बनती है, तब जाकर के वो अंतिम वस्तु बनती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है, तो बेटा एक घर के लिए वाणिज्यिक निर्माता यानी बिल्डर हैं, वो खिड़कियों में लगाने के लिए कांच खरीद रहा है, तो वो अंतिम नहीं है, वो कौन सा है, मध्यम वस्तु है। नेक्स्ट आप देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का प्रतिनिधित्व करता है। जीएनपी, तो देखिए जीएनपी का प्रतिनिधित्व क्या करेगा, कुल आय जो निवासी देश वर्ष भर के भीतर कमाते हैं। बेटा निवासी देश के अंदर अंदर कमा रहे हैं, वो जीएनपी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो तो जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। एक देश की अवधि में हमारे देश की सीमा के अंदर अंदर निवासियों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, उनका मूल्य जीएनपी नहीं होता, उनका मूल्य जीडीपी होता है। नेक्स्ट कह रहा है, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दो। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाती हो तो ये तो एनडीपी बनता है, तो ये भी सही नहीं है। भारतीय स्वामित्व वाले कारकों के माध्यम से अर्जित आय, भारतीय स्वामित्व के साधन, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, इनके द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है, इनका योग है, वो क्या कहलाता है, वो जीएनपी कहलाता है। तो तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर घटाते हो तो ये तो खर्च योग्य आय बनता, पीडीआई बनता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहां उत्तर होगा बेटा वो सी। नेक्स्ट, जीडीपी अवस्फीति कारक कब हो जाता है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लिख के बताओ, देखिए मेरे को जीडीपी अवस्फीति कारक का फॉर्मूला क्या होता है।
देखिए अपने एग्जाम के 25 दिन शेष रहे हैं और इस समय तो आपकी तैयारी बिल्कुल धांसू होनी चाहिए, धुआंधार होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल प्रश्न आपके सामने आते उसका उत्तर है बिल्कुल आपके मस्तिष्क पटल पे आ जाना चाहिए। अरे भाई जीडीपी अवस्फीति कारक का एक सूत्र मैंने लिखवाया था, मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। बच्चों ध्यान रखना, इसी का दूसरे तरीके से भी लिख सकता है इसको। मौद्रिक जीडीपी को क्या कहते हैं? चालू मूल्य पर जीडीपी, क्योंकि मौद्रिक चालू मूल्य की होती है। चालू मूल्य पर जीडीपी। वास्तविक किसको कहते हैं? स्थिर मूल्य पर जीडीपी। स्थिर मूल्य को वास्तविक मूल्य कहते हैं। स्थिर मूल्य पर जीडीपी इंटू 100। तो चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, बात एक ही है। तो चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि के बीच का अंतर गलत। 10 साल की अवधि में मुद्रास्फीति की औसत दर गलत। एक संख्या जो वास्तविक जीडीपी, ये आ गया वास्तविक जीडीपी, और मौद्रिक जीडीपी, ये आ गया मौद्रिक जीडीपी, इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। तो बिल्कुल सही बात है, जीडीपी अवस्फीति कारक कब होगा? जब वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बीच में संबंध बताया जाता है, वो जीडीपी अवस्फीति कारक होता है, जिसका मैंने सूत्र लिख रखा है, मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट, 4 अगस्त 1949 को गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, देखिए आप लोग लिखो फटाफट। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति ने बहुत सुंदर लिखा है और बिल्कुल सही है, यह है पीसी महानोबिस। पीसी प्रकाश चंद महानोबिस इसके अध्यक्ष थे। ये प्रश्न एएसओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, वहां से ये प्रश्न उठाया है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स है, इसकी भी टेस्ट सीरीज है, पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज है, वो एस विवेकानंद संस्थान है। इसमें ऑर्गेनाइज 8 टेस्ट सीरीज है, 7 टेस्ट सीरीज तो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, 8वीं टेस्ट सीरीज है वो आज हो रही है। तो आप कॉमर्स व्याख्याता की अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, तो एस विवेकानंद संस्थान है, इससे संपर्क कर सकते हैं। और देखिएगा टेस्ट सीरीज है, टोटल 11 टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 8वीं टेस्ट सीरीज आज लग रही है, अभी 3 टेस्ट सीरीज होना बाकी है। नेक्स्ट आप देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर इस नाम से भी जानते हैं। ये कॉमर्स व्याख्याता में कम से कम 3-4 बार आया हुआ प्रश्न है कि NNPFC किसके बराबर होता है? तो 3-4 बार ये प्रश्न आया हो। NNPFC इक्वल टू होता है NI, यानी NNPFC है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो उत्तर होगा बेटा वो राष्ट्रीय आय। ये कम से कम 4-5 बार ये प्रश्न आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, कॉमर्स व्याख्याता में आया हुआ 3 से 4 बार, तो कि NNPFC इक्वल टू क्या होता है? NI होता है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? बेटा 4 समीकरण दे रखे हैं, कौन सा सही है? बड़े स्तरीय प्रश्न है ये। NNP साधन लागत पर, यानी NNPFC बराबर NNPMP, NNPMP माइनस NIT। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखा है और फैक्टर कॉस्ट पूछता है, तो बेटा मार्केट प्राइस में से NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। तो पहला विकल्प ही सही है, बाकी सही क्यों नहीं है ये देखते हैं। देखें, दूसरा दिया NNP बाजार मूल्य पर, NNP मार्केट प्राइस, NNP साधन लागत, NNP फैक्टर कॉस्ट और माइनस दिया NIT। तो ये गलत है बेटा, ध्यान रखना, अगर मार्केट प्राइस निकालनी होती है तो फैक्टर केस में NIT घटाते नहीं है, NIT प्लस करते हैं। तो ये बी विकल्प गलत है। सी देखो, NNP बाजार मूल्य पर, यानी NNPMP बराबर NNPFC माइनस डेप्रीशिएशन। MP और FC के बीच में डेप्रीशिएशन का कोई संबंध ही नहीं होता है।
एमपी और एफसी के बीच संबंध होता है वो होता है बेटा एनआईटी का, तो ये भी आपका गलत हो गया। एनएनपी बाजार मूल्य पर, एनएनपी मार्केट प्राइस पर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर प्लस हार्स। तो अभी मैंने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के साथ में डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। इनके साथ जो संबंध होता है वो किसका होता है, एनआईटी का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट, बाजार भाव पर जीएनपी बराबर है, यानी जीएनपी एमपी पूछ रहा है, जीएनपी एमपी का सूत्र पूछ रहा है। तो जीएनपी एमपी का सूत्र क्या होगा बेटा जी, जीएनपी एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या कर दो, जोड़ दो, और सब्सिडी को क्या कर दो, घटा दो, तब मार्केट प्राइस बनती है। तो साधन लागत पर जीएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए। साधन लागत पर जीएनपी यानी फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी, जीएनपी में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया, सब्सिडी को घटा दिया, अपने आप कौन सा प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ए। साधन लागत पर जीएनपी, साधन लागत पे जीएनपी में अप्रत्यक्ष कर घटा रहे हैं और अनुदान जोड़ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है, अनुदान घटाया जाता है। साधन लागत पर जीएनपी अप्रत्यक्ष कर भी घट रहा, अनुदान भी घट रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा, अनुदान घटेगा। मूल्य साधन लागत पर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का साधन लागत और मार्केट प्राइस के साथ में कोई संबंध नहीं होता, पिछले प्रश्न में मैंने आपको ये बताया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक देश के आर्थिक विकास का वास्तविक माप क्या होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी देश की जीएनपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो उसको आप आर्थिक विकास का वास्तविक माप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, अगर किसी देश ने अपनी जीएनपी या जीडीपी को बेटा प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन करके, यदि महिलाओं और बालकों को कठोर शारीरिक श्रम के काम पे लगा के, काम के घंटे बढ़ा के, पर्यावरण को दूषित करके जीएनपी या जीडीपी को बढ़ाया, तो यह आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास का वास्तविक माप क्या है, उस देश की जीडीपी भी बढ़े, उस देश की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई भी बढ़े, और उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर है वो पहले की अपेक्षा अच्छा हो, पर्यावरण में सुधार हो, काम की दशाओं में सुधार हो, तो हम कहेंगे कि वह आर्थिक विकास हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, ये आर्थिक विकास का वास्तविक मापदंड होता है। नेक्स्ट आप देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग निकाल के बताओ, देखे मेरे को, जो लोग देख रहे हैं अगर ये निकाल के बताओगे तो मैं मान जाऊंगा तैयारी अच्छी है आपकी। देखो, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1000 है, मैं लिख देता हूं, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एफसी 1000 है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए 200 है, इनडायरेक्ट टैक्स 100 है, सब्सिडी 40 है। तो पूछ रहा है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, जीएनपी एमपी का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप फटाफट निकालिए, मैं आपकी स्क्रीन पे देखता हूं क्या उत्तर आ रहा है। और दोस्तों अपने मित्रों को 1260, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रिंकेश राव साहब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 1260, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। क्यों? सबसे पहले बात तो आपको दिया है डोमेस्टिक जीडीपी दिया है और जीएनपी पूछ रहा है, तो जीडीपी से जीएनपी निकालने के लिए एनएफआई को प्लस किया जाता है। तो जीडीपी कितना 1000 और एनएफआई कितना है 200, तो 1000 में 200 जोड़ा कितना हो गया, 1200 हो गया। तो ये जीएनपी 1200 हुआ, पर किस पर हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे हुआ है, जबकि आपसे मार्केट प्राइस पूछ रहा है। और मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं, तो 1200 में 100 जोड़ा कितना हो गया, 1300।
और सब्सिडी को घटाते हैं। 1300 में से 40 घटाया, उत्तर हो गया 1260। रिंकेश जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, उत्तर आएगा 1260। दोस्तों, आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट आरए की टेस्ट सीरीज है, फुल कोर्स है, पार्ट ए और बी। ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। और टेस्ट का टाइम 11 से लेकर के 1:30 बजे तक है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का 4 बजे से है शाम को। और जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तैयारी का आकलन करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हैं, तो एस विवेकानंद की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्योंकि बेटा हम इसका लाइव सॉल्यूशन भी करवाते हैं और वो सॉल्यूशन आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। उससे टॉपिक के बारे में आपकी काफी अच्छी समझ है और पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। आगे अपन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जब। देखो बेटा, प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ती है? पीसीआई का सूत्र होता है NI/P। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय निकलती है। अब ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय पीसीआई कब बढ़ेगी, पीसीआई किस कंडीशन में बढ़ेगी? तो जीएनपी जनसंख्या की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है। तो देखिए, जीएनपी भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, पर पॉपुलेशन अधिक अनुपात में बढ़ रही है। और जीएनपी की अपेक्षा अगर पॉपुलेशन अधिक अनुपात में बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती नहीं है, बाकी क्या करती है, घटती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, जीएनपी और जनसंख्या दोनों समान अनुपात में बढ़ती है, यानी जितनी जीएनपी बढ़ रही है उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो बेटा यहां पीसीआई स्थिर रहेगी, पीसीआई क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जनसंख्या की तुलना में जीएनपी, जीएनपी है वो अधिक अनुपात में बढ़ रही है और जनसंख्या कम अनुपात में बढ़ रही है। तो जीएनपी में पॉपुलेशन का भाग दोगे तो पहले की अपेक्षा पीसीआई क्या करेगी, बढ़ेगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। डी देखें, जीएनपी नहीं बढ़ती यानी जीएनपी स्थिर है, जीएनपी स्थिर है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो पहले की अपेक्षा क्या करेगी, घट जाएगी। जबकि हमारे से पूछ क्या रहा है कि साहब जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती कब है, तो उत्तर कौन सा होगा, सी। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट के प्रति समझ पैदा होगी, इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम में मेरे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इन चीजों का लाभ मिले। मैं लगातार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के कंटिन्यू रहूंगा रोज 9:30 बजे। इसमें एस विवेकानंद का चैनल भी है और मेरा चैनल भी है, इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत। तो दोनों चैनल से आप जुड़ जाए, दोनों पर ही ये प्रश्नों की श्रृंखला है आपको देखने को मिलेगी। निम्न में से कौन से हस्तांतरित भुगतान नहीं है? बेटा हस्तांतरित भुगतान का मतलब मैंने बताया था, इफ यू गेट एनीथिंग विदाउट एनी सर्विस एंड विदाउट एनी प्रोडक्शंस, बिना किसी वस्तु का उत्पादन किए या बिना कोई सेवा किए आपको जो कुछ मिल रहा है उसको आप कौन सा भुगतान कहते हैं? उसको आप हस्तांतरित भुगतान कहते हैं। तो बच्चों को दिया जाने वाला जेब खर्च एक पक्षीय है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज एक पक्षीय है, घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान ये एक पक्षीय नहीं है। आप अपने घरेलू नौकर को तनख्वाह दे रहे हैं और तनख्वाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपके घर पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, काम कर रहा है, तो ये एक पक्षीय नहीं है, ये द्विपक्षीय है। एक गृहिणी को दिया गया भुगतान, गृहिणी को अगर आप गृहिणी काम कर रही है तो वो भी कौन सा बेटा, एक पक्षीय है। तो घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान है, क्योंकि गृहिणी की सेवा कभी भी आर्थिक नहीं होती, गृहिणी की सेवा अनार्थिक होती है। दोस्तों घरेलू नौकर की सेवा कौन सी होती है, आर्थिक होती है। वो किस लिए काम कर रहा है, वो पैसों के लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है इसलिए आप पैसा दे रहे हैं। तो ये एक पक्षीय भुगतान नहीं है, हस्तांतरित भुगतान नहीं है, ये घटक भुगतान है या साधन भुगतान है या द्विपक्षीय भुगतान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का भाग नहीं होता है, यानी कौन सा जीएनपी का भाग नहीं है? डॉक्टर द्वारा मरीज की दी गई सेवाएं, तो डॉक्टर मरीज की देखभाल कर रहा, पैसों के लिए कर रहा, आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रिया जीएनपी का भाग होती है। वकील द्वारा केस में की गई पैरवी,
वकील हमारा केस लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हमने उसको फीस दी है, तो आर्थिक क्रिया है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह आर्थिक क्रिया है। अभी पढ़ा रहा हूं, ये तो अनार्थिक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्री पढ़ा रहा हूं, ये तो अनार्थिक है। पर क्लासरूम में हम आपको पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, तो वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? आर्थिक होती है। क्यों? आपने हमारे को फीस दी, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आर्थिक क्रिया है। गृहिणी द्वारा घर पर की गई सेवाएं, बेटा गृहिणी हमारे माताजी, हमारे श्रीमती घर पे विभिन्न रूपों में सेवाएं देते हैं और उनकी सेवाओं का कभी भी बाजार मूल्य नहीं होता, तो गृहिणी की सेवा हमेशा कौन सी होती है? अनार्थिक होती है, और ये कभी भी जीएनपी का पार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, फिर अच्छा प्रश्न दिया है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी 5,000 करोड़ दिया है, ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए, एनएफआईए दिया है 1500 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स ये दिया है 500, सब्सिडी दिया है 300, और पूछ रहा है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एफसी का वैल्यू क्या होगा? तो बेटा आपको डोमेस्टिक दिया है और नेशनल पूछ रहा है, तो आपको एनएफआईए प्लस करना है। तो प्लस करोगे तो कितना हो गया? ये 6,500 हो गया, ठीक है। अब ये 6,500 जो वैल्यू आया है वो मार्केट प्राइस पर आया है, जबकि आपसे पूछ रहा फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं। तो 6,500 में से 500 घटा दिया तो कितना हो गया? 6,000। सब्सिडी को जोड़ते हैं तो 6,500 में से 500 घटाया 6,000, 6,000 में 300 जोड़ा, उत्तर कितना आएगा? 6,300। उत्तर कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट आप देखें, व्यक्तिगत आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय क्या होती है? यदि व्यक्ति की खर्च योग्य आय है, खर्च योग्य आय, इसमें व्यक्ति पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों को जोड़ दो। व्यक्ति की खर्च योग्य आय कितनी है और व्यक्ति ने विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों के रूप में कितना भुगतान चुकाया है, इन दोनों को जोड़ने से जो बनती है वो व्यक्तिगत आय बनती है। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है बेटा? पी आई बराबर पीडीआई प्लस डायरेक्ट टैक्स, ये सूत्र होता है इसका। अगर आपको व्यक्तिगत आय निकालनी है, पीआई निकालनी है, तो खर्च योग्य आय में जो व्यक्ति के डायरेक्ट टैक्स हैं उनको आप जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगी? वो आपकी व्यक्तिगत आय निकल जाएगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ ऐसी राष्ट्रीय आय से होता है। देखिए आपको पता है राष्ट्रीय आय, इसकी गणना हम दो मूल्य पर करते हैं। एक तो करते हैं स्थिर मूल्य पर, जिसका अभी आधार वर्ष है 2011-12, और स्थिर मूल्य पर जो आय होती है इसी को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। और एक निकलती है चालू मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर, और चालू मूल्य पर होती है उसको मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हमारे से प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ ऐसी राष्ट्रीय आय से होता है जो कौन से मूल्य पर होती है? स्थिर मूल्य पर होती है। और ध्यान रखना, अभी भारत में स्थिर मूल्य की जो राष्ट्रीय आय है इसका आधार वर्ष 2011-12 है, तो उत्तर होगा बेटा स्थिर मूल्य। नेक्स्ट आप देखिए, व्यक्तिगत या प्रयोज्य आय, ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय भी लिख देता बेटा इसको। प्रयोज्य आय, इसी का दूसरा नाम होता खर्च योग्य आय, और इसको कहते हैं पीडीआई, और पीडीआई बराबर होता है पीआई माइनस डीटी। व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्स को घटा दो, व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्स को घटा दो तो खर्च योग्य आय निकल जाती है। तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर घटा दिया, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा खर्च योग्य आय, ये हो जाएगी प्रयोज्य आय। ये प्रश्न पूछा हुआ है।
तो देखिए, आज मैं नेशनल इनकम के 20 प्रश्न लेकर के आया हूं। अगली क्लास में नेशनल इनकम के फिर से नए 20 प्रश्न लेकर के आऊंगा। अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो कॉमर्स व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, आरए की तैयारी कर रहे हो, एसओ की तैयारी कर रहे हो, एसओ की तैयारी कर रहे हो। इन सभी एग्जाम्स के लिए मेरी ये प्रश्नों की श्रृंखला है, समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो कल फिर मिलते हैं अपन 9:30 बजे राष्ट्रीय आय के नए प्रश्नों के साथ। प्रश्नों का स्तर मैं जानबूझ करके थोड़ा स्तरीय रख रहा हूं, क्योंकि सामान्य चीजें तो मैं जब इनकी व्याख्या करूंगा तब बोल दूंगा, तो वो चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के प्रति समझ पैदा होनी चाहिए, ताकि एग्जाम्स में आप कोई प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से हल कर सकें। थैंक यू। और अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा दबा के इसको लाइक और शेयर करो बेटा। क्यों? क्योंकि इस सेशन का लाभ है, मैं लगातार ये क्लासें लेते रहूंगा कॉमन टॉपिक की सारी की, तो इनका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।